हम अपने स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2024 और सुश्रुत अवार्ड्स में आगे बढ़ते हैं हमारे अगले खास पैनल की ओर। जी हाँ, हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, भूतकाल में हम जा चुके हैं, हम वर्तमान पे खूब चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान में जो नेक कार्य कर रहे हैं उनको हम पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुके हैं, मगर बेहद ज़रूरी है क्योंकि विकसित भारत के बारे में चर्चा हो रही है सदन के भीतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रास्ता जो है, राह जो है वो देश को दिया है। विकसित भारत की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये बेहद आवश्यक है कि हम भविष्य के बारे में बात करें। तो भविष्य में डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए स्वास्थ्य क्षेत्र कितना बदलेगा, एआई का रोल क्या रहेगा, मिस इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है इंटरनेट के जरिए, उससे हम गार्ड कैसे करेंगे, नए अस्पताल कैसे हम बनाएंगे, इस सब पे हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के संग। थैंक यू ऑल वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस टुडे। मैं डॉक्टर परमजीत सिंह मान आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। इस टॉपिक पे आपकी ओपनिंग कमेंट्स हम ले लेते हैं। आपको इंडियन हेल्थ केयर का फ्यूचर जो है वो किस नज़रिए से आप उसे देख रहे हैं, और जो डिजिटल हेल्थ केयर का जो एडवेंट हुआ है, हाउ मच इज दैट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्री एज वी नो इट टुडे। ये जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है ये डिजिटल के जरिए कितना बदलेगा आने वाले दिनों में? थैंक यू। देखिए, जो डिजिटल हेल्थ है इट इज़ समथिंग विच इज़ नीड ऑफ द आवर, और बिना डिजिटल हेल्थ के आज के टाइम पे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं डिजिटल हेल्थ के। पेशेंट पर्सपेक्टिव है, हॉस्पिटल पर्सपेक्टिव है, डॉक्टर पर्सपेक्टिव हैं, और इन तीनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट patient perspective, there are remote areas. The panelists before the last session, they were also talking about the remote areas where penetration of internet and smartphone is there. Somehow doctors or hospitals and tertiary care services are not there. Digital health will come into that role. Smartphones will come into that help so that patient can get a teleconsultations. Similarly, technology, robotic surgeries with precision and better patient outcomes and results, that is where digital health will come into picture. We also have to understand that digitalization of patient records and digitalization and AI introduced reporting system is also very, very important these days. What will happen is that if fully digitalization of medical infrastructure can happen, and we will have a not paperless, a less paper society. So what will happen is that the processes, diagnosis, deliverables will happen in fast. So there are a lot of platforms which is already playing into the role, but yes, we still a lot of work needs to be done, and through digital platforms mass reaches and better care can be provided. This is what is the need of the hour. डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, मैं अब आपका रुख करना चाहता हूं। भविष्य में जो है नीड ऑफ द आवर इज़ न्यू हॉस्पिटल्स एंड एक्सपैंडेड फैसिलिटीज़ इन करंट हॉस्पिटल्स। ये बेहद आवश्यक है कि हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र को और बढ़ावा दें। जैसे मैंने सुबह ही कहा था कि विकसित भारत की नींव अगर हम बो रहे हैं तो ये बेहद आवश्यक है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो नए अस्पताल कैसे हम बनाएंगे, वर्तमान के जो अस्पताल हैं उनको कैसे हम बढ़ाएंगे, उनमें बिस्तर की क्षमता, उनमें नए फैसिलिटीज़, इसकी राह कितनी आसान होने वाली है या कितनी चुनौती भर? देखिए, जहाँ तक न्यू हॉस्पिटल के इस्टेब्लिशमेंट की बात है, एंड उसको अगर हम डिजिटल से कनेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलरली जब हम रिमोट एरियाज़ में होते हैं, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि देश का आखिरी डिस्ट्रिक्ट जनपद महाराजगंज जो तराई का क्षेत्र है, जहाँ इलिटरेसी है, एजुकेशन, गार्जियंस ये प्रिफर नहीं करते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, वो उनके साथ खेतों में रह कर के वर्क करें। तो उसमें अगर हम बेहतर ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छा डेवलप करें और उसको डिजिटली कनेक्ट करें, वजह यह है कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो इतने छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर के अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म निश्चित तौर पे हम लोग डेवलप करें और रिमोट से रिमोट एरियाज़ में हम अच्छे डॉक्टरों के ओपिनियंस को लें और फिर उससे लोगों की
जीवन की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ेगा और उनको अच्छा इलाज मिलेगा, एडवाइस मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जो विकसित भारत की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है, तो निश्चित तौर पे हम उसमें एक कदम चल सकेंगे। डॉक्टर के तलवार, मैं आपका रुख करता हूं। डॉक्टर तलवार, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि डिजिटल का ज़माना है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल का क्या योगदान अब तक रहा है और आने वाले दिनों में रहेगा? You see, digital health is, I hope it's audible. Digital health, you see, it's kind of that you have more kind of information about a person all the time. I mean, you don't have to, I mean, suppose you go to anywhere else. If you have your data on the digital health, probably the other person will quickly pick up what you have been going through. What this has been a one kind of a deficit with us. People come to the hospital, you ask, वो पुराना कार्ड तो लेके नहीं आए जी. So but this is a one second thing, we have then huge data. If AI today we are talking about, wherever it is being worked, all because they have a huge digital data on that, so they can put into the machine for the machine learning. So I think digital health is a very huge kind of need as well as opportunities, and I think only thing is, I think most of the hospital probably are not still able to get into that because of the resource limitation, you can say, expertise limitation, but that is one area, and we need to cash on that data also. So I think it's probably every institution, every hospital should have this facility. It helps you not only from collecting data, but for an individual person. You go to anywhere else, they will know that what you have been earlier sort of a kind of going through a disease, disorders kind of thing. So I think the only thing that I like to also, because I think you have in this session also mentioned about that idiot syndrome, and I think the Karthik Sharma ji also mentioned about this. I mean, this is one issue with us. I mean, people very quickly, you have very easily switch on to the computer and get into the Dr. Google. I mean, but the problem is you get so much kind of information you are not able to probably understand, and you misdiagnose, you get into problem, and I think that also is a huge issue that we should try to educate our people that don't get into the internet for your diagnosis or for your treatment. So I mean, these are the areas which the institution or the public, I mean, the digital health has a help, but I think as far as the internet kind of thing, that is the internet obstructs treatment because of this kind of false knowledge. That's the flip side of technology advent, isn't it, Dr. Vivek Gupta? कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर हमें लाभ भी मिल रहा है, मगर नुकसान भी हो सकता है ये इडियट सिंड्रोम के ज़रिए। और हमारे दर्शक जो जानते नहीं हैं इस इडियट सिंड्रोम के बारे में, तो इडियट का फुल फॉर्म ये है, नॉट द इडियट यू मे बी थिंकिंग ऑफ, बट इसे कहा जाता है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो भी एक गलत बात है, या टू मच इन्फॉर्मेशन समटाइम्स। डॉक्टर विवेक गुप्ता, तो हाउ डू वी गार्ड अगेंस्ट दिस, खास करके यूथ, खास करके जो मिस इन्फॉर्म लोग हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं इस सिंड्रोम से? I'll give you some examples also. Thank you, Uday, for asking this question. I'm also the convener of the Digital Council of India, National Cardiological Society of India body का. So we are growing and we are विकसित भारत की बात करते हैं और 2047 की बात करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी. I will just briefly, as a cardiologist, tell you the advantages first and then come to the idiot syndrome. The advantages, especially in what we predict in future, that for example X-ray, ECG, echo, cardiac angiography, CT angiography, catheter angiography, after few years with AI guided, even it has been predicted that even from X-ray you can find out whether the patient will go into heart failure or not. That's some special tool which will come up very soon. Secondly, ECG, the Holter से हमको 7 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का ECG जो monitoring करते हैं, 10-second ECG can also transform the requirement of Holter monitoring, which is long run. Similarly, echocardiography. Echocardiography, we normally find out the heart functions, only heart functions, valve stenosis or no. At the moment, future may we are likely to find out many more functions, including coronary arteries blockages.
Coming on to the CT coronary angiography. CT coronary angiography is a tool for the public, I want to tell you, is a shortcut or a non-invasive type of coronary angiography where you find out the blockages with the help of CT scan, which is 64 slice, 128 slice, not 256 slice. It cuts the many benches and you find out the blockages. Iskandar, at the moment we are slightly still at a disadvantaged position in the correct estimation of the blockages, but in future AI will help us in finding out almost same what exactly find out from catheter angiography जो कि हाथ की नस में या पैर की नस से हम एंजियोग्राफी करते हैं. Coming on to the cath lab angioplasty. We do regular angioplasty with the help of balloon, stent and all. AI will help us to actually find out the future of stent, whether the stent will continue to work or not. जैसे अभी एक myth भी है कि stents are temporary, bypass are permanent, which is not true. Actually, I would always say that stents are permanent. If it survives the initial 6 months, which is only 2% chances of recurrence. अगर नहीं है तो फिर permanent होता है. But EI will tell us FFR. In fact, FFR is a fractional flow reserve, which is found out with the catheter in the angiography. But CT scan, in future with CT scan also, we can find out the blockages, whether this 70% block is useful to be stented or not. So these are many advantages, which come, especially the X-ray. I am very much X-ray से आप क्या-क्या चीजें पता कर सकते हैं. Coming on to the negative part. Negative part are less, but of course they are there. I would give you 2 examples of the patient which I treated recently. Of course, you have told, I again want to repeat it, internet-derived information obstructing the treatment. This is idiot syndrome. You say this is likely to happen because everybody, दुनिया मेरी मुट्ठी में, मोबाइल पे आपको सब कुछ available है. You can see everything, every diagnosis, every treatment. In fact, many times we doctors also, especially the new medicines which come up, we also take help of the internet, which is a positive point of this. But we know where to stop and where to. A person who is a layman does not know where to stop. For example, a chest pain, as again a cardiologist perspective. I see a lot of young patients on telephone or video calling or coming physically, जिनको जरा से भी chest pain होता है, they feel it's a cardiac chest pain. 80 to 90% of chest pain are actually non-cardiac. तो लेकिन because of the information available, they get apprehensive. गूगल करेंगे, दवाई वहीं से खरीद लेंगे गूगल के प्रिस्क्रिप्शन से. डॉक्टर के पास बहुत AI होगा तब करेंगे 30 years later. But at the moment this is not correct. So this is again a misinformation which is there. I would say to some extent, young people who are educated enough, they take it in a positive way, but people who are not that much, लेकिन जब पैनिक होता है, रात को चेस्ट पेन होता है किसी को या किसी की माँ की सांस फूलती है, उसको लगता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो गया हो. They go into the most difficult डॉक्टर राजीव त्यागी, diagnosis. मैं आपका रुख करना चाहता हूँ. मैं आपके पास वापस लौटूंगा डॉक्टर गुप्ता. सबसे एक बार ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं. डॉक्टर त्यागी, आप भी थोड़ा सा ये फ्लिप साइड के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि कैसे इससे यूथ और मिस इन्फॉर्म लोगों को बचाया जा सकता है, खास करके ग्रामीण इलाकों में. मगर डॉक्टर त्यागी, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि पेशेंट मॉनिटरिंग के बारे में तो डॉक्टर तलवार ने काफ़ी हमें अवगत कराया, मगर सर्जरी, ट्रीटमेंट, ये सब कितना बदलेगा टेक्नोलॉजी के ज़रिए आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो इस अंदार आयोजन के लिए मैं इंडिया टीम की पूरी टीम, इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को बधाई के पात्र हैं. मैं एक बार सदन से इस शानदार इनिशिएटिव के लिए कहूँगा, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें एक बार इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम के लिए. जहाँ तक आपने बात की डिजिटल के रुख की कि पेशेंट्स का सर्जिकल एस्पेक्ट्स पे कहाँ तक ये कारगर साबित होगी और इसके रोल में कहाँ तक चेंजेस आएंगे, तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बुनियादी ज़रूरतें इस देश की. और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अंत्योदय तक, देश के अंतिम छोर तक इन दोनों चीज़ों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें डिजिटल का पुट हो, डिजिटल का अंश हो, क्योंकि हम नहीं कर सकते. बात चाहे वैश्विक महामारी कोरोना की हो, आपने देखा होगा जब करोड़ों लोग, अरबों लोग घरों में बंद थे, तो एक डिजिटल एक ऐसा तरीका था, या टेली मेडिसिन कह लीजिए, जैसे आप जो हम घर में बैठे लोगों को उन्हें सलाह दे सकते थे, जो वो बिल्कुल कोविड के इतर दूसरी बीमारियों से ग्रस्त थे, घरों में अपने में कैद थे. तो उस टाइम एक डिजिटल सेम आपकी हम बात करें तो एजुकेशन पे भी इसका सेम इफेक्ट्स रहा. एजुकेशन में आपने देखा कि इस दौर में, वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में, सब ने देखा कि कितनी पावरफुल है डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम, और रही बात आप जो कह रहे हैं सर्जिकल एस्पेक्ट में, तो अभी तक डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है, हमारी पूरी रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस पूरा डिजिटली बेस्ड हो गया. हम दिन से यहाँ बैठे दूसरे विदेश से सलाह ले रहे हैं, केस उस पर हम जो है डिस्कस कर रहे हैं. तो आने वाला टाइम एआई का है, और मैं जानता हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात है, तो तब तक संभव नहीं है, बेईमानी होगा ये कहना, जब तक इसमें डिजिटल का पुट नहीं होगा. डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा. आप एक बेहद जाने माने अस्पताल के संग हैं,
वहाँ डायरेक्टर हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो आप हमें बता सकते हैं कि कैसे आपके संस्थान ने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी जो है इनकॉर्पोरेट आप कर चुके हैं? कुछ आप एक दो एग्जांपल्स भी आप हमें बता सकते हैं, डे टू डे में आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करते हैं? और खतरा भी है क्या एआई से? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं एक पिक्चर भी आ रही है जहां शाहिद कपूर एक रोबोट से प्यार कर देता है, शायद इसी शुक्रवार ये रिलीज होगी। हम देख रहे हैं न्यूज़ में भी एआई एंकर्स आ गए हैं। क्या आपको भी खतरा है कि एआई डॉक्टर्स आ सकते हैं कुछ ही सालों में? सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट आई लाइक गिव थैंक्स टू इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग वंडरफुल पैनल डिस्कशन ऑन डिजिटल एआई विच इज़ डेफिनेटली मेक अ इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो जैसे सब डॉक्टर्स ने बताया, मैं भी थोड़ा बताना चाहता हूँ अपना शेयर, बिकॉज फॉर लास्ट 10 years we are doing research on the machine learning and AI with IIT Delhi on making on brainwave analysis and for using the AI technology, and we have published a paper in a reputed journal Nature also on that. So देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी सब लोगों ने बताया कि का पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा हैं, और जैसे मैं बस शॉर्ट में थोड़े कुछ और एग्जांपल देना चाहूँगा एज ए न्यूरोलॉजिस्ट कि इसके थ्रू पेशेंट को, डॉक्टर्स को, खाली पेशेंट को ही फ़ायदा नहीं है, पेशेंट को, डॉक्टर को, हॉस्पिटल को और इवन गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है। क्योंकि हमारा जैसे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 140 करोड़ जनता को यदि आपको अच्छा ट्रीटमेंट देना है तो फिर डिजिटल इज़ अ मेन वे टू रीच टू द इवन द रिमोट पर्सन सिटिंग इन द विलेज। तो आज की डेट में जैसे टेली मेडिसिन से हमारे पास कॉल आती है मैक्स हॉस्पिटल में, तो इवन आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली कि पेशेंट यूपी में डिस्टेंट स्पेस पे बैठा हुआ है, गांव में बैठा हुआ है, और क्योंकि मोबाइल आजकल अवेलेबल है, इवन गांवों में भी मोबाइल, दैट इज़ अ बून फॉर इंडिया कि मोबाइल आज की डेट में गांव में भी अवेलेबल है। पेशेंट को वहाँ पे मोबाइल एटलीस्ट ऑपरेट करना आ गया है, पढ़ा लिखा ना हो लेकिन मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, और उसके थ्रू पेशेंट वहाँ पे टेलीमेडिसिन से कंसल्ट कर रहा है हमको यहाँ बैठ के दिल्ली से, एंड ही इज़ टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर अस एंड ही इज़ कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि पेशेंट, नहीं तो पहले क्या होता था, पेशेंट को ब्रेन अटैक पड़ा, उसने दवाई खाई, सही हो गया, विद ट्रीटमेंट छोड़ दिया, फिर दोबारा ब्रेन अटैक हो गया। तो आज की डेट में वो हर 3 महीने में, 6 महीने में एटलीस्ट ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर ले रहा है टेलीमेडिसिन के थ्रू हमसे कंसल्ट करके। दूसरा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इसका बहुत फ़ायदेमंद है कि पेशेंट कई बार इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देते हैं उसको कैसे, और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलता है कि हम समझाते हैं कि फैमिली मेम्बर्स को भी ब्रेन अटैक से कैसे बचा जाए, मेमोरी लॉस कैसे रोका जाए, तो उसके लिए क्या क्या उसको डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो काफ़ी कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हेल्प मिल जाती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रीटमेंट लेने में ऐसे पेशेंट्स को, और रिसर्च में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो इसके थ्रू आई सेड द डाटा इज़ अ किंग, दिस इज सेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड इंडिया बीइंग हैविंग अ मोर देन 120 crore population, and most of the people are having accessible access to the technology, digital technology, so we are collecting the data which are not possible even in US. So ICMR प्रोग्राम चला रहा है, आई एम पार्ट ऑफ दैट, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम चला है जिसमें कि वो जितने अक्रॉस ऑल डिजीज़ होती हैं उनका डाटा कलेक्शन हो रहा है, लाइक ब्रेन अटैक का, हार्ट अटैक का, और भी सारी डिजीज़ का, और उस डाटा कलेक्ट करके उसमें AI ML अप्लाई हो रहा है, एंड वी कैन मेकिंग द SOPs, और उसके थ्रू वो रिसर्च प्रोग्राम पेरिफेरल लेवल पे, गांव के लेवल पे भी वो प्रोग्राम एप्लीकेबल हो सकता है। कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी जिससे हम प्रिवेंट कर पाएँ इवन इन इंडियन सर्कमस्टांसेस दोज कंडीशन यूजिंग आवर लोकल पैरामीटर्स। सो दैट इज़ अ बिग बून फॉर द डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग इट। इनफैक्ट ब्रेन वेव एनालिसिस में जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग ब्रेन वेव को इवन जैसे ECG होता है, स्मॉल रैपिड शॉर्ट EEG ब्रेन वेव एनालाइज करके और MLAI यूज़ करके उससे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि ब्रेन डिसऑर्डर अर्ली स्टेज में डिमेंशिया हो सकता है कि नहीं, इसका प्री डिमेंशिया स्टेट हो सकती है कि मेमोरी लॉस हो सकता है कि नहीं, या एपिलेप्सी को डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये मोबाइल बेस्ड ऐप बन रहे हैं जिसमें कि मोबाइल के थ्रू अपना आप डाटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टोर हो रहा है, और वी कैन मॉनिटर द पेशेंट दोज पैरामीटर्स एंड वी कैन डायग्नोज कि पेशेंट का हेल्थ कैसा चल रहा है और किस कंडीशन में पेशेंट गड़बड़ हो सकता है, उसको अलार्म रेज हो सकता है कि इसको अब जो है तुमको ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाला है, हार्ट रिलेटेड होने वाला है, डायबिटीज़ होने वाला है। तो इट्स अ बिग बून फॉर इन एवरी फील्ड। बट जैसे आपने बताया नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं इसके, और नेगेटिव एस्पेक्ट में मैं नेगेटिव एस्पेक्ट पे आपके पास अभी आऊँगा, मगर डॉक्टर श्रीवास्तव के पास मैं ये सवाल ले चलता हूँ, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बड़े शहरों में तो डिजिटल
का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, मगर क्या ये ग्रामीण स्तर तक पहुंच पा रहा है या नहीं? नहीं, निश्चित तौर पे ये ग्रामीण लेवल पे भी पहुंच रहा है। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि हम रूट लेवल तक, लास्ट व्यक्ति तक पहुँचें, तो निश्चित तौर पे हम सारे लोग, मैं तो छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से आया हूँ, तो वहाँ पे भी इस तरीके के इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, और फिर ये टेली मेडिसिन से कनेक्ट हो रहे हैं लोग। और पर्टिकुलरली मैंने कोरोना के टाइम काल में देखा कि जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक हमारे जो पेशेंट होते थे, उनका फियर इतना होता था कि बाहर भी निकलेंगे तो मुझे कहीं कोरोना के साथ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो उससे टेली मेडिसिन के थ्रू कनेक्ट होते थे। मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ वहाँ से हम लोगों ने हज़ारों की संख्या में टेली मेडिसिन के माध्यम से ढेर सारे पेशेंट्स को दिखाए गए, और दिल्ली, मुंबई या और बड़े शहरों के जो योग्य चिकित्सक थे उनके थ्रू मैंने कराया। और निश्चित तौर पे ये रूट लेवल तक पहुंच रहा है, पहुंच क्या रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डाटा एनालिसिस हो, इन सब से निश्चित तौर पे मदद मिलेगी। अब ये एक ज़रूर निगेटिव एस्पेक्ट है कि लोग गूगल करके डॉक्टर के पास जाना नहीं प्रेफर करते हैं, और गूगल के थ्रू देख लिए और फिर वही मेडिसिन लेकर के खा रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। हाँ, डॉक्टर मान निश्चित तौर पे कितने सालों में रोबोटिक्स जो है वो उसका हम उपयोग करेंगे सर्जरीज में, नर्सिंग में, अस्पताल में? आई थिंक हाँ, नाउ इट्स वर्किंग, थैंक यू। रोबोटिक्स का इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा है, एंड the robots are costly, not every hospital can acquire it. रोबोटिक्स का इस्तेमाल मास स्केल में, TKRs में, सर्जरीज में हो रहा है। रिसेंटली आई कम टू नो दैट न्यू रोबोट्स आर कमिंग अप फॉर बाईपास सर्जरीज इवन। हमें ये देखना है कि रोबोट हमें किस लेवल पे हेल्प करता है। नॉट एवरीवेयर यू कैन यूज़ रोबोट, बट येस, there are robots who have quite costly, and they are used by the large corporate hospitals. The only thing about technology or digitalization, I would like to add that robots will add advantage on end results. We are still working without robots and still our results are good. Where digitalization or perhaps enhancement of technology is required is only and only in, is it working? Yes. Only and only in telemedicine. Okay. So the important, I just want to add one aspect in that in our district hospitals there is no ICU kind of facilities available. When there has been a lot of research done, the specialists are less to cater. So now there is a eICU kind of a concept is coming up, which is perhaps close to my heart also, because my area of interest is critical care. Yes. So these areas that can be truly transformative. Yes. Okay. So remotely you can control. Okay. डॉक्टर अग्रवाल, आप बताना चाह रहे थे अपनी राय ऑन हाउ वी कैन गार्ड अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज गो अहेड सर। हेलो। सो जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी की आय से कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, बट डेफिनेटली डिसएडवांटेज हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे पेशेंट को आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और पेशेंट गूगल सर्च करके आता है कि ट्रीटमेंट में आपका डिफरेंट, कई पेशेंट को माइनर डिजीज़ भी होती हैं जिसमें हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करना पड़े, लेकिन वो गूगल सर्च करके आता है कि उसको सीरियस डिजीज़ है, एंड देन ही इज़ मोर लाइकली टू गेट द टेस्टिंग डन। इवन सम पेशेंट टेस्टिंग करा के आते हैं अपने आप, तो दे गेट द कॉस्टली टेस्टिंग लाइक MRI डन, एंड देन दे कम टू अस विद द सिम्टम कि डॉक्टर साहब MRI में छोटा सा कोई फाइंडिंग आएगा, कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो गूगल, तो मिस इन्फॉर्मेशन से डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होता है कि ओवर डायग्नोसिस बनता है कई बार, और पेशेंट को ज़्यादा खुद ही कॉस्टली ट्रीटमेंट लेता है। लेकिन मुझे लगता है ये सिस्टम जैसे जैसे मैच्योर होगा, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टिल इन द मैच्योरिंग स्टेज, स्टिल नॉट मैच्योर इनफ, इसे इवॉल्विंग स्टेज। जैसे जैसे सिस्टम मैच्योर होगा तो अपना आप ही लोग अपना आप ही फीडबैक से अपना आप इंटेलिजेंट होंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ उनके लिए रेलिवेंट है, क्या नहीं रेलिवेंट है, और फिर वो मैच्योर होके जो चीज़ें नेगेटिव है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी डॉक्टर गिरी, मैं आखिर में आपके पास आऊँगा, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, विकसित भारत अगर हम बनाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य और
शिक्षा पे जोर आवश्यक है। आपके 2 सुझाव क्या हैं सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में विकसित भारत की ओर अगर हमें बढ़ना है तो क्या करना होगा? देखिए, मेरा सरकार से सबसे पहला जो मेरा सुझाव होगा कि जो हमारा रैंकिंग पैरामीटर्स है वो रूरल एरिया के लिए अलग होना चाहिए, पिछड़े एरिया के लिए अलग होना चाहिए। जिस क्षेत्रों में बैठ के हम स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, जैसा भी श्रीवास्तव जी ने बताया कि बहुत ही रिमोट एरिया में दे रहे हैं, तो हमारा रैंकिंग क्राइटेरिया की ए क्लास यूनिवर्सिटी है, ए क्लास हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है या NABH रैंकिंग है, हॉस्पिटल्स की जो रैंकिंग है हमारी की, वो उस एरिया के जोग्राफिकल पैरामीटर्स को देख के होनी चाहिए। कहाँ अगर हम बहुत ही दिल्ली NCR के हॉस्पिटल्स में जिस बीमारी के इलाज के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं पे उसके इलाज के लिए हम कुछ हज़ार रुपए या उसे निःशुल्क करा रहे हैं, तो उसका पैरामीटर अगर हम चाहते हैं कि देश में स्वास्थ्य सेवा का लाभ अंत्योदय तक पहुँचे, हर आदमी के पास तक पहुँचे, तो पहला तो ये है कि हमें पैरामीटर जो इसका क्राइटेरिया है, जो रैंकिंग क्राइटेरिया है, वो सरकार को चेंज करना होगा। सबको एक कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। दूसरा मेरा ये भी सरकार की तरफ से सुझाव रहेगा, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा उन्होंने कहा भी कि सब लोगों को मिलके जो रूरल एरिया या रिमोट एरिया में हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं उन लोगों को प्रमोट करने के लिए, जिस तरह आप पिछड़े राज्यों को आर्थिक पैकेज दे रहे हैं, इस तरह प्राइवेट और निजी संस्थानों को भी इस तरह के पैकेज या विशेष पैकेज मिलना चाहिए ताकि वो लोग अंत्योदय तक अपनी सेवाओं को दे सकें। जी डॉक्टर तलवार, आई थिंक आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सुझाव अपनी तरफ से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि AI के बारे थोड़ा बात हुई है। AI इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग फील्ड टुडे एंड कार्डियोलॉजी में भी आजकल आप अपना हार्ट रेट अपने वॉच पे एवरीबॉडी इज टॉकिंग अप सो मच, बट देखिए मेडिसिन जो है ना, मेडिसिन नो डाउट इज साइंस बट द प्रैक्टिस इज एन आर्ट। आप जो भी कंप्यूटर में फीड करेंगे वो उसी का जवाब देगा। हम 10-11 लोग बैठे हैं, हर एक का ब्रेन डिफरेंट है, सो दैट यू कैन नॉट पुट इन टू द मशीन। सो आई थिंक मेडिसिन AI is going to be very useful, but I think human mind so still has to. That's what. Thank you. So it will always be a balance of AI and human mind. जी sir, 10 seconds हमें समय की। वेरी इंपॉर्टेंट दिल की बात आपको बताना चाह रहा था। आपने कहा कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल से हेल्थ केयर को इम्प्रूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट विच स्टिल लैकिंग इज द ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स हु आर पोस्टेड इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद द मिनिस्टर्स एंड मैनी चीफ मिनिस्टर्स कि दिस प्रोग्राम को लागू करिए एंड नॉट ओनली ट्रेनिंग इन इंडिया बट दे शुड बी ट्रेन्ड अब्रॉड। वाई से? बिकॉज वी आर हेल्थ केयर ओके, बट आई स्टिल वुड से इन द फ्रंट ऑफ योर पीपल दैट समहाउ द रिसर्च एंड एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटीज आर स्टिल बेटर in European developed countries. We are still developing, we are not. So we should have such programs so that we can help. Lastly बताना चाहूँगा कि जो हमारे हॉस्पिटल है, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ये भी अपनी मानसिकता हमें बनाना चाहिए कि वहाँ से लोग यहाँ भी आएँ। यहाँ भी बहुत सारे योगदान है। आयुर्वेद के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, मगर समय की पाबंदी है तो I'm gonna have to thank you all. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.